वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड फेलो इन्वेस्टर्स। आपने जिस तरह से स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज के शेयर प्राइसेस को बदलते हुए देखा है, ठीक उसी तरह आप कमोडिटी बाजार में अलग अलग कमोडिटीज के कॉन्ट्रैक्ट्स के प्राइसेस बदलते हुए देखेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि कमोडिटीज कितनी तरह की होती हैं। अगर बेसिक से शुरुआत की जाए तो कमोडिटी दो तरह की होती है, हार्ड कमोडिटी एंड सॉफ्ट कमोडिटी। हार्ड कमोडिटीज वो होती हैं जिसे हम माइनिंग करके या एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। ये सब रॉ मटेरियल्स आज की दुनिया में अलग अलग जगह काम आते हैं, जैसे क्रूड ऑयल, रबर, गोल्ड, कोल वगैरह। वहीं सॉफ्ट कमोडिटी हमारी ज्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है या लाइव स्टॉक एनिमल्स होते हैं, जैसे कॉफी, शुगर, व्हीट, राइस या फिर पोर्क, चिकन, एग्स वगैरह। हालांकि आज के वक्त में मार्केट में हमें चिकन, एग्स, पोर्क वगैरह ट्रेड करते हुए नहीं मिलते, लेकिन दुनिया का अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा लाइव स्टॉक एनिमल्स की ट्रेडिंग पर इकोनॉमिकली निर्भर है। अफ्रीका के निजर, गाना और बर्किना फासो जैसे देशों में लोग पशुपालन करते हैं ताकि बाद में उन्हें अच्छे प्राइस के लिए ट्रेड कर सके। ये सब फिजिकल बाजार में चलता है, लेकिन हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इसका ट्रेड नहीं होता। आज के वक्त में ज्यादातर एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक पर निर्भर लोग आपको दुनिया के गरीब देशों में ही मिलेंगे। इसीलिए इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर इतना ध्यान दे रहा है, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी डेवलप होना है। अब ये तो हो गई हार्ड एंड सॉफ्ट कमोडिटीज, लेकिन MCX और NCDEX जैसे एक्सचेंजेस पर जो सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कमोडिटीज हैं, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, बुल डेक्स, मेटल डेक्स और एनर्जी डेक्स। नाम सुनने में अजीब लगेंगे, लेकिन आगे आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बुल डेक्स में जो सबसे ज्यादा एक्टिवली ट्रेड होने वाली कमोडिटीज हैं वो गोल्ड और सिल्वर हैं, यानी कि प्रेशियस मेटल्स। हम सब जानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में इंडिया का लगभग हर घर इन्वेस्ट करता है, और उसी तरह से सिल्वर भी एक अप्रिशिएटिंग एसेट ही माना जाता है, यानी कि इनमें इन्वेस्ट करने से आपका पैसा बढ़ता रहता है और इन्फ्लेशन को बीट भी करता रहता है। बुलडेक्स जैसे सेक्टर में आप 600 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड के 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, गोल्ड मेगा, गोल्ड गिनी और गोल्ड पेटल। अब हर एक सेगमेंट्स में मार्जिन्स, प्राइस मूवमेंट और पैसा कमाने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक इसी तरह से हमें सिल्वर के भी 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, सिल्वर मेगा, सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रा। इसमें से सिल्वर माइक्रा हमेशा बिगिनर्स के लिए होता है, जो कभी पहले इस मार्केट में नहीं उतरे होते, क्योंकि माइक्रा और पेटल जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदने बेचने के लिए आपको कम पैसे चाहिए होते हैं। आगे के एपिसोड्स में आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कितने पैसों का होता है और किस तरह से उस कॉन्ट्रैक्ट की अप एंड डाउन मूवमेंट आपको फायदा पहुंचा सकती है। ये कहानी थी बुलियन इंडेक्स की, जहां पर प्रेशियस मेटल्स ट्रेड होते हैं। वहीं मेटल डेक्स में हमारे नॉर्मल मेटल्स जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल और लेड जैसे मेटल्स का ट्रेड होता है। यहाँ पर आपको वो कमोडिटीज बताई जा रही हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेड होती हैं और जिनका सबसे ज्यादा प्राइस ऊपर नीचे होता है, क्योंकि किसी भी मार्केट में पैसे कमाने का मौका तभी आता है जब प्राइस ऊपर नीचे मूव करे और सही टाइम पर खरीद बेच कर सको। इसमें भी अलग अलग कमोडिटीज में अलग अलग तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आपको 2.5 से 3 लाख रुपए चाहिए होते हैं। इससे कम में आप कॉपर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की तरह कॉपर का कोई मिनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वहीं जिंक जैसे मेटल के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ 25,000 रुपए चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं जिसकी खरीद बेच से आप पैसे कमा सको। तो ये है मेटल इंडेक्स। याद रखिए दोस्तों कि इस इंडेक्स पर आपको स्टील जैसी और भी कमोडिटीज मिलेंगी, लेकिन अभी यहाँ सबके कॉन्ट्रैक्ट्स और उन्हें खरीदने बेचने के लिए कितने पैसे चाहिए ये डिस्कस करने लग गए तो शो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है कि आखिर किस तरह से ये पूरा बाजार काम करता है, ताकि आप खुद भी जब एक्सप्लोर करें तो नई नई चीजें सीख पाएं। ठीक ऊपर वाले दोनों इंडेक्स की तरह ही एनर्जी इंडेक्स में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस जैसी चीजें आती हैं। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पूरे वर्ल्ड की ऐसी 2 कमोडिटीज हैं जो हर देश में इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए इनके प्राइसेस एक्सचेंज पर बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिससे आपके लिए एक मुनाफा कमाने की एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज में भी आपको मिनी और मेगा कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जिसमें आप 20-25 हजार से ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आखिर उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का प्राइस क्या चल रहा है। नेचुरल गैस में भी आप इस तरह मिनी और मेगा कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कुछ 10-12 हजार रुपए से शुरू होती है। याद रखना दोस्तों कि जिस भी कमोडिटी में आपको छोटा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, उसकी कीमत हमेशा मेगा कॉन्ट्रैक्ट की 1/10 होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेचुरल गैस के मेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हो तो आपको करीब 1 लाख से 1,20,000 रुपयों की जरूरत होगी। वहीं अगर आप इसका मिनी कॉन्ट्रैक्ट देखोगे
तो आपको सिर्फ 10 से 12,000 की ही जरूरत होगी। ठीक उसी तरह गोल्ड के मेगा कॉन्ट्रैक्ट में आपको 6 से 6.5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन वहीं गोल्ड पेटल में आप सिर्फ 6-7 हजार में भी ट्रेड कर सकते हो। इसी तरह क्रूड ऑयल और सिल्वर का भी होता है, लेकिन छोटे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस मूवमेंट पर आपको कम पैसे का मुनाफा होता है और वहीं बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर ज्यादा। वो कहावत है ना कि जितना शक्कर डालोगे दूध उतना मीठा होता जाएगा। ठीक ऐसे ही आप जितने पैसे मार्केट में डालोगे उतने ही आपके प्रॉफिट और लॉस के चांसेस बढ़ते जाएंगे। आप MCX और NCDEX जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जब मार्केट ट्रैक करेंगे तो आप हर एक कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके लिए कितना पैसा आपको चाहिए ये देख सकते हैं। लेकिन एक इससे भी बड़ी गुड न्यूज है कि अगर आप रिस्क को थोड़ा और कम करना चाहते हैं तो कुछ वक्त पहले ही कमोडिटी मार्केट में ऑप्शंस ट्रेड होना शुरू हुए हैं, जिसमें आप 10-12 हजार में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे क्रूड ऑयल के ऑप्शंस में लोग क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऑप्शंस क्या होते हैं। आपने अलग अलग जगह फ्यूचर एंड ऑप्शंस या FNOs के बारे में सुना ही होगा। ये शेयर बाजार में भी होते हैं और कमोडिटी बाजार में भी। जिस तरह से आपको बताया था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप पहले ही उस कमोडिटी के प्राइस का आइडिया लगाकर उसके कॉन्ट्रैक्ट खरीदते या बेचते हो, उसी तरह ऑप्शंस में आपको इन्हीं प्राइस मूवमेंट के आइडिया पर एक प्रीमियम पे करना होता है। इसे इस एग्जाम्पल से समझिए कि हमने किसान से डील कर ली कि वो हमें प्याज 40 रुपए में ही बेचेगा, भले ही उसका दाम कल को 1000 रुपए हो जाए या 20 रुपए। ये तो थे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वहीं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर किसान को एक प्रीमियम अमाउंट पे करेगा। सपोज करिए कि कस्टमर ने किसान को 5 रुपए हर एक किलो के हिसाब से एडवांस दे दिया कि वो आगे जाके इतने किलो प्याज उससे खरीदेगा। तो अगर कल को प्याज का दाम गिर गया और उस बायर को प्याज की डिलीवरी नहीं चाहिए तो उसका सिर्फ हर किलो पर 5 रुपए ही वेस्ट होंगे। एक बार फिर से अगर समझाऊं तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में डिलीवरी लेना या देना एक ऑब्लिगेशन बन जाता है। यानी कि अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो आपको किसी भी हाल में 40 रुपए किलो प्याज खरीदने ही पड़ेंगे, भले ही उसका दाम 10 रुपए किलो क्यों ना हो जाए। तो अगर कल को नुकसान होता है तो हर एक किलो प्याज पर 40 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन वहीं ऑप्शंस में कस्टमर हर किलो प्याज पर सिर्फ 5 रुपए पे करेगा। ये प्रीमियम सिर्फ इसलिए है ताकि वो आगे जाके डिसाइड कर सके कि उसे डिलीवरी लेनी है या नहीं। अगर कस्टमर डिलीवरी नहीं लेगा तो वो 5 रुपए ही वेस्ट होंगे, लेकिन अगर कस्टमर लेगा तो उसे बाकी के 40 रुपए बाद में देने पड़ेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि ऑप्शंस हमेशा फ्यूचर्स से कम रिस्की होते हैं, क्योंकि बायर के पास हमेशा चॉइस होता है कि उसे वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है या नहीं। इसलिए आप कमोडिटीज के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रेड कर सकते हो, जिसमें पैसा भी कम लगता है और वो थोड़े ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होते हैं। उम्मीद है कि आपको अलग अलग कमोडिटीज और उसके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स इस चैप्टर में समझ आ गए होंगे। इस बाजार को समझना बहुत ही टेढ़ा काम है, लेकिन एक बार अगर आपको कमोडिटी बाजार अच्छे से आ गया तो आप इससे अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हो और अपने शेयर बाजार की इन्वेस्टमेंट्स को भी और अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो। अभी इस शो में और भी बहुत सी चीजों को जानना बाकी है। अगर कुछ समझ नहीं भी आ रहा होगा तो आप एपिसोड को वापस से रिप्ले कर सकते हो या इसके बारे में और जाकर पढ़ सकते हो। बस वो हॉलीवुड फिल्म वाला एग्जाम्पल याद रखना। धीरे धीरे जैसे आपको अंग्रेजी पिक्चर बिना सबटाइटल के समझ में आने लगती है, वैसे भी इस बाजार के साथ पेशेंट होने की जरूरत है। धीरे धीरे ये मार्केट भी आपको पूरी तरह से समझ में आने लगेगी।